इसमें डबल क्रोमियम है, एक क्रोमियम यहाँ रखिए, एक क्रोमियम यहाँ रखिए। बताइए कितने कितने ऑक्सीजन शेयर करना है? 7। तो बताइए क्या करेंगे आप? एक तो इसका मतलब ऑड नंबर है तो एक तो रख देंगे मिड में, क्यों? अब 6 हुई, 6 इधर लगा दे, 1 2 3, या इस तरह कर सकते हैं आप, एक ऊपर रख दीजिए, एक यहाँ रख दीजिए, एक यहाँ रख दीजिए। बताइए क्रोमियम के आउटर मोस्ट सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, आर्गन 3d5 4s1 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 6। कितने हो जाते हैं? जब दोनों इनकम्प्लीट होते हैं तो दोनों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। क्रोमियम किस ग्रुप का है? 6 ग्रुप, 6b का, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, 6b ग्रुप का है, 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। अच्छा बताइए जो मिड वाला ऑक्सीजन है कितना इलेक्ट्रॉन बताइए ले लेगा? बताइए सिंगल सिंगल ले लेगा, और ये इसका लोन पेयर है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने। देन बताइए अब यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल ऑफ क्रोमियम कंटेन 6 कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखिए 2 हो गया, ये 2 4 हो गया, और ये 5 हो गई, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे वही कंडीशन है, डबल डबल और ये सिंगल। एक बात बताइए इन 2 ऑक्सीजन पर Cr2O7 और 2 माइनस, किसी 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस भी है। अब आप चाहे यहाँ रख देते, यहाँ रख देते, कहीं भी रख देते, है ना। एक सपोज दैट हमने यहाँ रख दिया और एक हमने यहाँ रख दिया, ये बड़ा सा गोला इंडिकेट करता है ये बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, क्यों? ऐसा बताया था ना। बताइए टोटल ऑक्सीजन पास टोटल होते कितने? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हो चुका है। अब बताइए इसकी डिमांड कितने की होगी? ओनली 1। तो बताइए यहाँ ये इसके साथ क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड, है ना। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बताइए शेयर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, 2 ये 2 4, ये 5वां, ये 6वां, और ये बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बताइए इन ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए ना। बताओ कितने बॉन्ड बनाते हैं? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, क्यों? जिस पर नेगेटिव रख देंगे जान लीजिए वो सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होगा, है ना। और जिस पे नेगेटिव नहीं रखा है वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें होता है ऑक्टेट का। बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट है, ऑक्टेट का क्या होगा? एक्सटेंशन होगा ना। तो बताइए कितने बॉन्ड बन गए? Cr डबल बॉन्ड O माइनस OCr डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन गया Cr2 का स्ट्रक्चर। बताइए ये जो नेगेटिव चार्ज है हमने यहाँ रखा है, आप चाहे तो यहाँ और यहाँ रख देते, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है ना। आप चाहते तो यहाँ और यहाँ रख देते, दोनों जगह पे डबल बॉन्ड बन जाता है ना। रिजल्ट स्ट्रक्चर है, कहीं भी बनाइए नेगेटिव चार्ज देन ये मूव करेगा माइनस, नेगेटिव चार्ज ये भी मूव कर सकता है माइनस ना, कहीं पर भी आ सकता है नेगेटिव चार्ज। O3 क्या है पता है? ओजोन। इसको क्या कहते हैं? ये प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। इसका क्या काम होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है ना। तो बताइए आज लोग कम क्यों है? कोई बात है? ऐसे रहती है नहीं पहले ज़्यादा, अब कम क्यों आती है? गर्मी क्या है? गर्मी नहीं चलना अच्छा लगता है घर पर। नहीं अच्छा लगता, हाँ यही बात है। तो फिर एडमिशन क्यों ले आनी? IIT की तैयारी ऐसी होती है क्या? एक तो कम लेक्चर मिल रहा है, इसको कवर करना, जितना पढ़ लीजिए उतना ही कम है। केमिकल बॉन्डिंग एक महीने का लेक्चर होता है केमिकल बॉन्डिंग का, है ना। लेकिन आपकी बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगी, इसे कहते हैं फाउंडेशन। बैठ नहीं फिर हवा नहीं लगेगी, इसके ऊपर जाएगी बिल्कुल हवा नहीं लगेगी। अभी बिल्कुल बेसिक चल रही है, और फाउंडेशन जिसका भी अगर स्टेबल नहीं है, अगर BSc करो या कुछ भी करो कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। और केमिस्ट्री बता रहे विज्ञान का हृदय बोला जाता है, हार्ट ऑफ साइंस, पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना। इसको पढ़ने के बाद कोई लड़का बेरोजगार रह नहीं सकता अगर आप केवल इसी सब्जेक्ट में यदि आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि बताइए क्या आपने कहा था, ये केमिस्ट की जॉब स्टाफ के लिए रखी
कंपनियों में, अच्छी अच्छी कंपनियों में आप जाकर दवाइयाँ बनाइए, है ना। केमिस्ट्री वाला तो मेन काम क्या है, केमिकल इंजीनियर, केमिकल मेडिकल डॉक्टर इंजीनियर तो बनाती है, साथ में साइंटिस्ट, DRDO आपने नाम सुना हो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IPRC इंडियन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रेड्डी, ग्लैक्सो, कैडिला, न जाने कितनी रैनबैक्सी कंपनियां हैं। 2 टाइप की केमिस्ट नियुक्त करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट। साबुन बन रहा है, हर फैक्ट्री में ही 2 केमिस्ट की जरूरत है मिनिमम। यूरिया खाद बन रही है, केमिस्ट्री वालों की जरूरत है। टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन, कैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कैसे कम होगा। आपने मैगी बन रहा है, मैगी का सिंपल फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया केमिस्ट ने, ये मार्केट में नहीं जाना चाहिए, तो मार्केट में नहीं जाएगा, क्योंकि क्वालिटी वही चेक करेगा, आपका जनरल मैनेजर चेक नहीं करेगा। MBA BTech वाला मैनेजर बन सकता है, लेकिन केमिस्ट नहीं बन सकता। केमिस्ट्री वालों को अपनी स्पेशल डिमांड होती है। इवन 4-5 कंपनियों के लेटर अभी भी मेरे पास रखी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता था तो गवर्नमेंट में आया, अदरवाइज वहाँ निकल गया होता तो जान लीजिए 1.5 लाख सैलरी होती इस समय। एशियन पेंट जिससे मैंने MSc किया था उस समय एशियन पेंट में हुआ था, और उस जमाने 2003 में 8,000 पर मंथ स्टार्टिंग थी एशियन पेंट की। और मेरे एक दोस्त ने ज्वाइन किया है प्रवीण सिंह, और वो जान लीजिए कि इस समय 1.5 लाख रुपये सैलरी है उसकी, गाड़ी बंगला ऊपर से में आया हुआ। लेकिन हम लोगों का प्रोफेशन अलग था, क्योंकि हमारे फादर गवर्नमेंट में थे, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तभी करना, केमिस्ट तो है ही, इसे चाहो तब बन जाओगे, है ना। ये होती है केमिस्ट्री वाली डिमांड। अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया केमिस्ट्री में से, आप केमिस्ट्री में हाई डिग्री पे चले जाइए, MSc कर लीजिए, या केमिकल से केमिकल इंजीनियरिंग कर लीजिए, या फिर फार्मास्यूटिकल। आपको फार्मास्यूटिकल, आपको पता फार्मास्यूटिकल एक अलग से ब्रांच है, BTech MTech होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सिर्फ दवाइयाँ ही दवाइयों से बनाई जाती है। तो बताइए, जिस कंपनी को आप छोड़ देंगे ना, अगर आप प्रैक्टिकल हैंड है, 10,000 रुपये अगली कंपनी एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है ना, आपका वेतन बढ़ाने के तैयार है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हैंड है ना। अभी तो केवल थ्योरी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री बगैर प्रैक्टिकल के ज्ञान के अधूरा है। अगर आपके कॉलेजों में प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, SC बेसिक प्रैक्टिकल निकलवाए जाते, BSc से साथ यहाँ स्टार्ट होता। हम लोगों ने इंटरमीडिएट से लेवल से शुरू किया था पढ़ना, एक्सपेरिमेंट बकायदे अलमारियाँ अलाट होती थी, सारे ऑपरेटर्स रखे रहते थे, प्रैक्टिकल कराए जाते थे, बहुत अच्छा। लेकिन अब तो इंटर कॉलेजों में प्रैक्टिकल भी नहीं कराए जाते, है ना। बच्चों का प्रैक्टिकली नॉलेज बिल्कुल है ही नहीं है ना। तो बताइए, इतना ज़्यादा कभी भी इस सब्जेक्ट का डिमांड कभी नहीं घटेगा। और सीट के हिसाब से अभी लेक्चरर की सीटें आई हैं, देखिए हज़ारों, बहुत सारे केमिस्ट्री पर खाली रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, है ना, क्योंकि इस सब्जेक्ट वाले पढ़ने वाले अब बहुत ही कम, इसकी सीटें भी यूनिवर्सिटियों में कम होती हैं। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जहाँ मैं प्रोडक्ट हूँ, वहाँ पर 70 सीटें थी जब मैं पढ़ रहा था, 60 और 10 और बढ़ गई है। और बढ़िया सा IAS PCS जैसा टेस्ट होता है, इतनी मोटी बुकलेट मिलती है वहाँ टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। पहले बार तो वहाँ पर टेस्ट निकालना, BHU का आप जहाँ समझ सकते हैं, BHU JNU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी जाती है, वहाँ पर टेस्ट निकाल लेना। अगर वहाँ पर अपने टेस्ट में हो गया जान लीजिए, तो आप जान लीजिए आपका फ्यूचर ब्राइट। वहाँ से पढ़ने के बाद मैंने नहीं देखा कोई लड़का 2-4 साल समय एक्स्ट्रा लग जाए, बात अलग है, क्योंकि आजकल नौकरियाँ बाकी बहुत सारा कोर्ट कचहरी केस मैटर फंस जाता है, तब मिलती है, 2-3-4 साल लग जाता है नौकरी बारे में। लेकिन कोई PCS IAS बड़े बड़े अधिकारी लेवल के पदों पे, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब अच्छी यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, है ना। तो मेरा काम एक एज ए टीचर ही नहीं, आपको मोटिवेट करना भी होना चाहिए, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं आप, है ना। सबसे ज़्यादा डोमिनेट यूटिलिटी का है फिजिक्स के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में जान लीजिए अगर 20 सीटें आएंगी, केमिस्ट्री में 40 सीटें आएंगी, 2 गुना सीटें आएंगी लेक्चरर लेवल हर जगह पे, क्योंकि यहाँ दोहरी डिमांड है, मैथ वाले पढ़ते हैं और बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी वालों को एकदम जरूरी है, क्योंकि बगैर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बगैर दवाओं के कौन सी दवा यहाँ से आपने आम काट के निकाल दी, इसकी हीलिंग कौन करेगा, कौन सी दवा भरेगी। तो बायोलॉजी, हाँ बेटा, हाँ बोलिए बस, हाँ तो जानना चाहिए, हाँ बेटा बोली डरिए बात, एकदम स्टूडेंट आपके, आप लोग तरह अगर टीचर स्टूडेंट की जिज्ञासा शांत नहीं करता तो मेरे कैसा है, बिल्कुल एकदम फैमिलियर, एकदम एज लाइक फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जानते हैं मैं डाइट में हूँ, डाइट जानते हैं आप लोग क्या होता है? डाइट जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ जहाँ पर PTC टीचर बनाए जाते हैं, है ना। मैं टीचरों का टीचर हूँ, समझिए, है ना। तो अब बीच में आता है क्योंकि मेरी क्लास लगती है, अदरवाइज मुझे बहुत सारे काम है, सेक्टर में स्टूडेंट ट्रेनिंग मैं दे रहा था मेडिकल हॉल में, जो नॉर्मल ड्यूटी लगी है ना, बहुत सारी ड्यूटियाँ करनी पड़ती है। हाँ बेटा, हाँ प्योर सरकारी है, प्योर सरकारी यहाँ पे कोई अन्य सरकारी टीचर नहीं आता, शायद प्रकाश सर अभी सरकारी नहीं है, वो नहीं है ना, हाँ वो
वोकेल कोचिंग पढ़ाते हैं। मैं इलाहाबाद का हूँ और इलाहाबाद में मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत 2003 से लेकर 18 तक पढ़ाने के बाद यहाँ मेरा लोक सेवा आयोग से सिलेक्शन हो गया। लोक सेवा। हेलो, हाँ सर, हाँ बता, हाँ बिल्कुल मैं लिया हूँ सर, आप आओ जरूर आप, ठीक है। लोक सेवा आयोग का नाम सुना है? लोक सेवा आयोग का नाम सुना है? इससे पीसीएस सिलेक्शन होता है, मुझे पीसीएस क्लास चल रही है ना, हम लोग पीसीएस चैनल से ही आए हैं, है ना, केवल सिंपल लेक्चरर नहीं है। पीसीएस तो वही कंपटीशन क्वालिफाई करके, है ना, पहले प्री निकाला है, फिर छठी एक राउंड में मेंस पीसी में नहीं हुआ, उसके बाद पहले 70 डायटें हैं आपके पूरे यूपी में, 70 डाइट और 70 पद थे। एक डाइट में केवल एक लेक्चरर होता है केमिस्ट्री का, है ना, ऐसे सब्जेक्ट में एक फिजिक्स का लेक्चरर होता है, केमिस्ट्री का लेक्चरर होता है ना। तो वहाँ पे लोक सेवा आयोग से जब चयन हुआ तो पहले 70 सीटों पे 8 गुना क्वालिफाई कराए गए, है ना, 560 लोग, 70 मल्टीप्लाई बाई 560 लोग चयन किए गए। 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, है ना, और 1.5 लाख, और ये वांड थी 2013 और 14 की। अब समझिए पूरा 5-6 साल लग जाते हैं प्रोसेसिंग में आने में, पूरा प्री मेन इंटरव्यू सब रिजल्ट निकलते। और 13-14 की वार्ड थी, 15 में एग्जाम। हाँ बेटा, बहुत कंपटीशन है अभी जो आप लोग इंटरेस्ट है ना, बहुत कम इंटरेस्ट मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। और मेरे मेडिकल के वहाँ बच्चे मेधा में जब मैं पढ़ाता था, ऐसे पूरे हाल 200 बच्चे ऐसे भरे रहते थे, कान ये माइक ले करके, है ना, वो वाला होता है ना वो प्रोसेस, है ना, ऐसे ऐसे बड़ा सा मंच लगता था, वहाँ में ऐसे बोलता था, बच्चे सुनते थे, है ना। मेधा अकेडमी, कुमार कोचिंग, ज्ञान गंगा, हाँ इलाहाबाद में जानते होंगे। अभी मैं संडे को जाता हूँ तो पीए क्लासेस में मैं अपने से ऐसे 3 घंटे के लेक्चर लेता हूँ, है ना, वहाँ बच्चों की, क्योंकि वो वहाँ बच्चे बहुत मोटिवेट है। अभी यहाँ पे क्योंकि आगे तो बाता बहुत छोटा शहर है, यहाँ हमें अपनी यूटिलिटी ये समझ नहीं आती मैं क्यों बुलाया गया हूँ, है ना। मैं इलाहाबाद 2030 लेके 18 तक लगातार बीएससी पढ़ाया, है ना, मेडिकल पढ़ाया, इंजीनियरिंग पढ़ाया। इसके बाद क्योंकि ये पद इतना अच्छा है कि बाद में प्रमोशन हम लोग का बीएसए या बड़े रैंक के अधिकारियों में हो जाएगा, है ना, इसलिए पद के लिए हम यहाँ पे आए हैं, है ना, हासिल करने के लिए। अदरवाइज सिंपल इंटर कॉलेज के लेक्चरर का यहाँ प्रमोशन नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं बस, है ना। जब हम लोग का प्रमोशन होगा या तो DIOS बनेगी, जिला विद्यालय निरीक्षक, या तो फिर BSA नाम सुना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, है ना, पूरे जिले की जो प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन है उनके अंडर में होती है, तो वहाँ हम लोगों का प्रमोशन होगा, है ना। इसलिए इलाहाबाद छोड़ के आए, अपने हाथ से बनाते खाते हैं ना, वैसे आप लोग तरफ विद्यार्थी जीवन शुरू हो गया। जाता हूँ संडे को, बताता हूँ, शनिवार में यहाँ चला जाऊँगा, है ना, शनिवार को जाते हैं, हर शनिवार को जाते हैं। मेरा वहाँ मकान है, सब कुछ है, सब वहाँ है सब, है ना, तो फिर मुझे जाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं डाइट में ही रहता हूँ, है ना, 2 कमरे का आवास मिला हुआ है, तो वहाँ पे जब जाता हूँ तो संडे में 3 घंटे क्लास लेता हूँ मैं, PA क्लासेस। जब कभी जो इलाहाबाद जाइएगा तो मेरा नाम वहाँ फेमस होगा, किसी कोचिंग मेरा नाम पूछेगा, वहाँ में गुलजार सर के नाम से फेमस हो, गुलजार सर, है ना। और अब मैं बैनर से हटवा दिया हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ, है ना, तो अब मैं ज़्यादा नहीं मतलब अपना नाम उसमें नहीं बैनर पर छपवाता, लेकिन अभी भी किसी कोचिंग वाले पूछेगा पूरे इलाहाबाद मेरा नाम बताएंगे, है ना। और अगर आप यूटिलिटी ले सके तो ले लीजिए। ये जो कम उपस्थिति है और बच्चे यहाँ भी BSc लड़के जो JN कॉलेज के बच्चे हैं मेरे डाइट में आते हैं ना, वहाँ पे BTech के बच्चे भी आते हैं, BSc पास आउट बच्चे भी आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद होता है ना BTC BEd, है ना। हाँ, तो वहाँ जो बच्चे आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या पढ़े क्या, क्योंकि बेसिक इतनी हमारे यहाँ के इलाहाबाद की इंटरमीडिएट बच्चों से भी कम ज्ञान है यहाँ के BSc बच्चों को मैं बताता हूँ, है ना। इसलिए आप लोग जितना लेक्चर मिल जाए उतना पढ़ लीजिए, है ना। अगर आपकी ज़रूरत होगी, अगर इसका मेडिकल तैयारी 17 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए MBBS है और डायरी में जो नोट है ना, MBBS डॉक्टर। और इंजीनियरिंग और मेडिकल में तो बहुत है, IRB पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन ये है कि अब इतने बच्चों कितने हर बार बच्चे नए आते हैं, नए इतने बच्चों को मोबाइल तो नंबर तो सेव कर नहीं सकते, है ना। बहुत सारे ऐसे आते हैं प्लेटफॉर्म, बहुत सारे बच्चों को मैंने MBBS और ये सब बनाया, मोटिवेट किया, है ना। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर मोटिवेट हो जाए, एकदम देखिए मेडिकल इंजीनियरिंग से भी टफ एग्जाम है, मैं आपको बता दूँ, मेडिकल नीट जिसे बोलते हैं नीट, यहाँ थोड़ा सा IIT के लेवल से क्वेश्चन जो होते हैं हल्के आते हैं, थोड़ा सा इजी रहते हैं, लेकिन आपका जो मेरिट जाती है बहुत हाई जाती है। जैसे 200 क्वेश्चन में
150 अगर आप क्रॉस करेंगे तब जाके नीट में एमबीबीएस मिलेगा आपको, है ना। 150 जानी, हाँ, अरे जितना मेरिट आप चढ़ा दीजिए, है ना। नेट में BHMS मिलेगा, BUMS मिलेगा, है ना, तमाम और भी ब्रांचें मिलती है। एमबीबीएस वाले के लिए बहुत लगभग 550 ऊपर, 500 550 हर बार मेरिट थोड़ी सी अलग हो जाती है, वेरी करती है। मेडिकल जो सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, और IIT में तो आप मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ 80-85 पे गई है ना। 610 किसका? हाँ, तो 720 का होता है टोटल ना। अब तो 720 होने लगा। जब हम लोग मेडिकल दिया करते थे तो 200 क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ करता था, है ना। अभी 200 क्वेश्चन आते हैं सर, 180 आते हैं। हाँ, तो पैटर्न चेंज हो गया है नीट का। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 4 ना, हाँ 720, तो 600 के ऊपर आप समझिए, 600 के ऊपर आपकी एमबीबीएस मिल रहा है। तो इतना पाने के लिए कम से कम हमें तो लगता है 150 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, है ना। और वो तब होगा जब फिजिक्स केमिस्ट्री आप जानते हैं सबसे बेसिक क्या होती है, जो बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे होते हैं, फिजिक्स, है ना, फिजिक्स। और मैं भी एमबीबीएस से बाहर हुआ हूँ कल फिजिक्स की वजह से। इंटरमीडिएट में जब बहुत बढ़िया टीचर नहीं मिलता फिजिक्स का, तो जिस विषय का सब्जेक्ट टीचर कमज़ोर हो जाता है, वही सब्जेक्ट उसका बच्चे कमज़ोर हो जाता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत, है ना, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, है ना, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और फिर आपको बायोलॉजी थोड़ा सा रटने वाला भी है, समझने वाला भी है ना। अंडरलाइन पूरी कर लीजिए, जितनी EPS की बातें आती है, वॉल्यूम सीरीज आती हैं, है ना। और उसकी रमेश गुप्ता बुक चलती है आप लोग के यहाँ, रमेश गुप्ता, MP कौशिक, है ना, ये सब बुक्स हम लोग पढ़ा करते थे। अब तो कोटपाल और त्यागी की बुक आती है, कोटपाल और त्यागी की बुक आती है, या वॉल्यूम अलग अलग वॉल्यूम में आते हैं ना। तो सब एलगी के अलग, पंजाई के अलग, और सबके अलग अलग नोट कर लीजिए। आप लोग मैक्सिमम नीट वाले ही हैं? अच्छा, IIT वाले कितने हैं? अच्छा, मैथमेटिक्स। तो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है, सिंगेज की जानते हो? हाँ, सिंगेज की बुक आती है, जो मतलब इंग्लिश मीडियम वाले हैं बच्चे हैं। MS चौहान की बुक आती है ना। ये सब अगर थोड़ा सा हाई लेवल पढ़े तो ये नीट वाला लेवल उसी में डिजाइन हो जाएगा, है ना। इस बार देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस बार मैं एक जगह मैं IIT के लक्ष्य पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट है ना, सॉल्युबिलिटी के, सॉलिड स्टेट के, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। नेम रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, रायमेटिमैन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, हिंडाल कंडेंसेशन, इससे कोई प्रॉब्लम जरूर है कि पर्किन रिएक्शन, है ना। तो पूरा का पूरा आप कम से कम 12 घंटे पढ़ने, बताइए नहीं आपको 1-1.5 घंटा कोर्स हो जाते हैं। इलाहाबाद में कुछ की सुबह 7 बजे चलती है, शाम 6 बजे तक, दिन भर बच्चे बैठते रहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट BSc करना ही बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे जो है ना, वहाँ परसेंटेज ज़्यादा नहीं बनते, कमर पैंट ढीली हो जाती है तैयारी करते करते। MSc में 73% नंबर आए थे। हम लोग 1 महीने अंतर ध्यान हो जाते थे, मतलब निकलते नहीं थे कमरे से, शाम को सब्जी लेने निकलते थे, और ऐसा लगता था कि ये ज़मीन चल रही है ना। दिन में कुर्सी बैठ के, है ना, और पैंट के बता रहा हूँ 4-4 इंच कमर उस समय ढीली हो जाती थी पढ़ते पढ़ते, तब जाके 70% ऊपर। और यहाँ तो आराम से ऐसे सोते रहिए, खाते रहिए, देखिए सबके 60% बन जाते हैं। जो गांव से एडमिशन ले लेते हैं, पता चला 70-80% ले आ रहे हैं, उनको आता जाए कुछ नहीं। यहाँ पेपर रख दीजिए, JN कॉलेज आपके बाधा के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर रख दीजिए फर्स्ट ईयर का, आपको हवा ना लगेगी बिल्कुल, है ना। वो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का लेवल, है ना। तो वहाँ ऐसे प्रोफेसर पढ़ाते भी हैं जो IIT किताब छापते हैं। डॉक्टर जगदम्बा सिंह की अगर आप लोग पढ़िएगा, वो डॉक्टर J सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के, है ना। उनकी बुक चलती है ना, IIT की, और BSc में चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत पढ़ना है। अगर आपने मन बनाया ही है हमें IIT या ये निकालना है, तो इस तरह की क्लास से नहीं, आप लोग एकदम लगना पड़ेगा, है ना। जूलॉजी, बॉटनी एकदम रट करके पूरी किताब को रख दीजिए, है ना। आपको इतना पेज मालूम हो जाए, इस पेज पर फला चीज़ दिया हुआ है ना। इतना पढ़ते पढ़ते इतनी बार, बहुत ज़्यादा किताबों का कलेक्शन नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना। पढ़िए, कम किताब पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हो एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। और सब ठीक है, हम 45 चीज देंगे जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में, तो इसमें 30 रह जाएगा तब पर भी, है ना। उसका एवरेज मेंटेन कर लीजिए, है ना। बताइए, बायोलॉजी मैक्सिमम रटनी तो है, केवल कुछ टॉपिक पे छोड़ करके, जैसे फोटोसिंथेसिस, जो रेस्पिरेशन है, जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है ना, उसके अलावा बाकी सब क्या है, डिजीज वगैरह सब रटना है।
टोरल फार्मूला क्या है, किस फैमिली का है, प्लांट है, क्या है, ये सारी चीज़ें आती है ना, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रटी हैं बायोलॉजी। हड्डियों का जो स्केलेटल सिस्टम है उस पर मेन फोकस करिए, है ना। कहाँ हड्डियाँ ज्वाइंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, कंडरा किसको कहते हैं ना, जिन कहाँ पे पाई जाती है ना। और जो एनिमल है उनकी प्रॉपर्टी हर फैमिली वाइज, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा एंड सो ऑन, है ना। तो सब फैमिली की क्या क्या मेन प्रॉपर्टी है, उसके अंदर घुस करके मेन हैवर्सिन कैनाल के सिर्फ बहुत ज़्यादा मेडिकल घुसा है, हैवर्सिन कैनाल फाउंड इन, है ना। और कॉकरोच का जो है एंटीना, जहाँ कहाँ क्या 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 होता है, कैसे बनता है ना, अंडरलाइन कर दीजिए मेन पॉइंट ना, एकदम अंडरलाइन करके समरी टाइप को बनाइए, बुलेट पॉइंट्स। हर चैप्टर को समराइज करिए। इस चैप्टर में हमने अगर रेस्पिरेशन पढ़ा तो व्हाट इज रेस्पिरेशन से लेकर के कौन सी गैस निकलती है, रेस्पिरेशन कहते हैं, किसको कितने टाइप का होता है, ऐसे हर टॉपिक को डायग्रामेटिक बनाइए, है ना, डायग्राम से बना करके। और अंत में एग्जाम के समय लास्ट पॉइंट ऐसे हाईलाइटेड देखे जाइए। सीट वाले क्या करते हैं, अभी आप लोग जिस दिन डेगुटेशन हुआ है, आप लोग थे, आए थे ना, देख रहे कितने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के पर्सनालिटी थे, है ना। तो मतलब ज्ञान की कोई सोच सकता था कि ये IAS इस तरह के होंगे, है ना, एकदम सिंपल वेशभूषा देखिए, बातचीत करने का अंदाज देखिए, है ना। तो ज्ञान बोलता है ना, कि किसी व्यक्ति के चेहरे से पहचान नहीं होती। अगर आप अंदर ज्ञान है तो कभी भी आपकी डिमांड किसी का जमाना हो, जो लोग निगेटिव बात करते हैं ना, कि उनका मुलायम सिंह सरकार आएगी, दिन की भर्ती होगी, ये पंडित बात कर रहे हैं, ब्राह्मण, कुछ नहीं, अपना नॉलेज एकदम इन्हेंस करिए। अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम 4 पोजीशन 4 भी पद आएंगे ना, उसमें स्थान बना लेंगे, है कि नहीं। अरे यही काम IAS देख लें, IAS में क्या जलवा है, आते हैं तो उनके पीछे पीछे पूरे शहर की पुलिस परेशान है ना। हाँ समझिए, ये बड़े ख्वाब पालिए, है ना। ख्वाब छोटा नहीं होना चाहिए। पता चला MBBS बनने के बाद आपने गियर चेंज कर दिया, अरे यार इसमें मज़ा नहीं आ रही, डॉक्टर बनकर हमारे स्कोप सीमित हो गया है, हम चलते यही एनर्जी लगा देते हैं IAS में, देखते हैं वही लोग जो है जानते हैं ना, ये सब आप जितने टॉपर्स देखेंगे IAS पीसेस में, सब मैक्सिमम साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं, है ना। आपने पूरी एनर्जी वहाँ लगा दी, वहाँ भी सक्सेस हो गया, IAS बन गए, पीसेस बन गए, है ना। और देखिए अध्यात्म कितना कमांड है, आध्यात्मिक मेडिटेशन लोग को सुना होगा उस दिन, है ना। उस दिन हम लोग भी आए थे, शायद आप लोग पहचाने नहीं होंगे, मास्क वास्क सब लोग लगा के आए थे, है ना। तो हमारा पूरा स्टाफ आया था। तो इस तरह का बनिए, कुछ ऐसा हाई फाई सोच थिंकिंग, हमें ये करना है। और देखिए जिद और जुनून बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आज हम बैठेंगे जब तक ये इतना का, अभी पिछले बैच के IAS टॉपर का इंटरव्यू यदि आपने पढ़ा हो, उसमें कहा था वो रेलवे में था, एक पर IRS सर्विसेज में था, लड़का प्रभात ऐसे समथिंग नाम था, है ना। और रेलवे की नौकरी करते हुए समझिए, अब ये मैं पहले लेक्चरर था कौशाम्बी में, मैं भी ये नौकरी करते समय कोचिंग पढ़ाते हुए ये लोग से वही फाइट किया। तो आप समझिए, एक नौकरी अगर पा जाते हैं ना, सुकून और हो जाता है। फिर कम मेहनत में ही बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आप कर लेते हैं। कम पढ़ेंगे तब पर भी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जब तक दिमाग आपका डाइवर्ट भागता रहेगा चारों ओर, तब आप स्थिर नहीं हो पाएंगे और बहुत मुश्किल होगा सिलेक्शन लेने में, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक जुनून जगाना पड़ता है ना। कि आपको मेडिकल क्रैक करना है, एकदम आपको कुछ सुझाव नहीं देना चाहिए, हमें पाना है, इस बार हमें फाइट करना है तो करना है। आज जब तक हम 5 चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं उठेंगे, खाना हराम है। अपने आप से पूछिए, हम खाएंगे नहीं आज जब तक हमारा 5 चैप्टर तैयार ना हो जाए, है कि नहीं। इस जुनून से जब पढ़ेंगे ना, तो पूरी किताब 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे, है कि नहीं। क्या है, इंसान की हिम्मत और हौसले के आगे सब कुछ पस्त हो जाता है। फिजिक्स कठिन सब्जेक्ट है, उसको अपनी कमजोरी का अपना पावर बनाते हैं, है ना। हम दिन भर फिजिक्स लगाएंगे, जब तक कि कुमार मित्तल पूरे साल में हो जाए, SC वर्मा पूरे साल में हो जाए, उठेंगे नहीं, है ना। 6 महीने फिजिक्स पर ही फोकस कर दीजिए, जिस सब्जेक्ट पे आप फोकस करते हैं वही सब्जेक्ट देखिएगा, आप स्ट्रांग होने लगेगा, है ना। और जब आपको इंटरेस्ट आने लगे, अरे यार ये सवाल मुझे आता है ना, आपका साइकोलॉजिकल दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, अरे मुझसे तो आता, मैं खत्म जो है ना। बैठिए और सारा साफ करके रख दीजिए, है ना। केमिस्ट्री पढ़ने पढ़िए, 5 का सीक्वेंस बना लीजिए। आज 5 चैप्टर कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, इनकॉर्डिनेशन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अपना एक लेसन प्लान जैसे बनाइए, अपने जीवन में प्लान बनाइए, यहाँ से यहाँ तक। आज ये अब वो कहता था हम पर डे हमने समय डिसाइड नहीं किया था, हम 10 घंटा पढ़ेंगे या 12 घंटा पढ़ेंगे। उसने कहा था अगर कभी कभी आपकी जब काम है, हमें दिन भर समय नहीं मिला, है ना, तो नहीं पढ़ पाए। हमने बनाया था रूटीन अपने चार्ट में 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। वो साप्ताहिक प्लान बनाता था कि हमें सप्ताह में इतने टॉपिक पढ़ करके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिख के रख देना है ना।
अब उसके लिए चाहे पूरी रात हमें जगना पड़े, चाहे जो करना पड़े, है ना, एक दिन गैप हुआ तो दूसरे दिन एनर्जी लगा के टाइम बढ़ा देंगे। इस तरह पूरे सप्ताह भर में इतना सिलेबस खत्म, पूरे सप्ताह में इतना सिलेबस खत्म, इस तरह से, है ना, प्लान बना के पढ़ता था। और देखिए मैं जो हासिल करना चाहता था IAS बन गया, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, बात है इंटरेस्ट की, अगर आप इंटरेस्ट जगा दें वही सब्जेक्ट सबसे डोमिनेट है ना। आइए ओजोन की स्ट्रक्चर बात करते हैं। एक तो 3 पीरियड मिला है, 3 पीरियड में कवर करना बहुत डिफिकल्ट काम है ना। जब तक जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं तब तक जो है आप आगे और समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए बताना भी जरूरी है। ओजोन आप लोगों ने नीट एक बार दिया, कभी दिया नहीं, अभी नहीं दिया, अच्छा दीजिएगा, इस बार आपका आने वाला है। हाँ ओजोन देखिए, अच्छा इसमें सेंट्रल मेटल तो जब तीनों ऑक्सीजन है तो कोई एक ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल होगा, है ना। बताइए एक ऑक्सीजन यहाँ लगाया, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाया, और बताइए सबको डिमांड कितने की है, डबल डबल, है ना, डबल डबल डिमांड है। अब यही से मैं आपको थोड़ा फॉर्मल चार्ट भी बता देता हूँ। ये देखिए 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, डबल यहाँ रखा, राइट ना, 6 हो गया। 2 यहाँ इसके पास, ये 4 6 है। ये देखिए अब यहाँ पे यदि डबल बॉन्ड बना दिया आपने, किसी एक तरफ डबल बॉन्ड बना लीजिए, बताइए ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट हो गया आपके। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 2 ये 2 4 हो गया, 2 6 2 8 2 10 हो गया, ज़्यादा हो गया ऑक्टेट से। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बने। क्या बन सकता है बताइए, इसका मतलब एक बॉन्ड और पढ़ा है आपने, शिफ्टिंग वाला बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, शिफ्टिंग। इसमें शेयरिंग दोनों के बीच होती है बट डोनर एक होता है, राइट ना। तो बताइए यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। जब एक स्ट्रक्चर कोई पूरी संरचना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता उसके लिए 2 संरचनाएं या 2 से ज़्यादा संरचनाएं एज्यूम की जाती हैं, जिसे कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर कहते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस में मोर देन 1 स्ट्रक्चर ना। यहाँ देखो मेरा ये और रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से लिखाया जाता है। किससे लिखाया जाता है, अब यहाँ देखिए एक तो स्ट्रक्चर ये बन रहा O डबल बॉन्ड O शिफ्टिंग को, अब थोड़ा सा ये पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर का हो जाएगा। अच्छा बताइए फिर दूसरी स्ट्रक्चर क्या है जो कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना दें, क्यों, और इसको शिफ्टिंग करा दें, ये पार्शियल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना। ये 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ओजोन एग्जिस्ट करता है ना। अब यहीं पर हम आपको बता देना चाहते हैं फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज के बारे में बता दो। फॉर्मल चार्ज होता क्या है एक्चुअली में, किस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, किस पर पॉजिटिव होगा, किस पर नेगेटिव होगा, कहाँ चार्ज 0 होगा, ये शो करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है किसका, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि कंपैरेटिव चार्ज इसके कंपेयर में इस पर, इसके कंपेयर में इस पर कितना आएगा, कौन सा माइनस करें, कौन सा प्लस करें, किस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज करेक्टर आएगा, किस पर प्लस आएगा ना। तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का एक फार्मूला होता है FC इक्वल टू V, ऐसे पूरा लिख लीजिए, वैलेंस सेल्फ इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। FC इक्वल टू DS माइनस LP माइनस S/2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड सिस्टम में कितना इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस हमारे बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना।
लोन पेयर के बारे में हम आपको बता दिया कि जो बॉन्ड बनाने के अलावा जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर, राइट ना। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितनी इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है ना। तो ये निकालने के लिए इससे निकलता है फार्मल चार्ज, जिससे बताया जाता है किस एटम पर कितना चार्ज है, राइट। तो अब यहाँ पे आई ये फार्मूला लिख लीजिए। अब इसी ओजोन का एग्जांपल लेते हैं कि कितना फार्मल चार्ज किस एटम पे है। ओ डबल बॉन्ड ओ, ऐसे सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका बना दीजिए। अब वो एक बॉन्ड तो है ही है ना, तो सेफ्टी का ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तो है ना। अच्छा बताइए, यहाँ पे अगर हम इसको माने एटम नंबर फर्स्ट, एटम सेकंड और एटम थर्ड, अगर हम उसको इस तरह से अगर शो करते हैं, यहाँ देखिए अगर इस एटम पे निकाले, थर्ड एटम पे निकाले हम चार्ज, बताइए बैलेंस ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं बताइए, 6 माइनस इस पर लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 और वो माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 कितने शेयर जो साझेदारी किए हुए हैं कितने इलेक्ट्रॉन बताइए, 2 ये 2 4 तो 4/2 बताइए क्या हो जाएगी, 2 आया, 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इस पर चार्ज, इसका मतलब क्या होगा बताइए, 0 होगा ना। अच्छा यहाँ पे क्या केस है, अगर मान लीजिए थर्ड है, ये सेकंड पे निकाले, अच्छा इसको जोड़ा मान के इसको ऐसे ही करते हैं ना। बताइए इसके सेकंड ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस, अब लोन पेयर कितना करेंगे, लोन पेयर कितना करेंगे बताइए, 4 माइनस, बताइए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल बताइए, 4 पे ये हो गया है ना। अच्छा ये सिर्फ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या होगा, 5/2 तो फ्रैक्शनल आ जाएगा। इस पर क्या मानेंगे बताइए, इस पर 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ये है, इसको यदि हम लोन पेयर मानते हैं तो तब तो ये 0 आ जाएगा, है ना। यह है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, लोन पेयर कितने हो गए, -4/2, ये भी क्या आएगा, 6 शेयर्ड क्या हो जाएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, 2 हो गया 2 4 और ये 2 6 मानते हैं, क्या हो जाएगा, 6 - 4 2 -3 -1
-1 आ गया। और इस पर क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट पे 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं, 6 माइनस 6 माइनस लोन पेयर, इस पर लोन पेयर देखेंगे ना। लोन पेयर क्या है बताइए यहाँ पर। अच्छा, इसका सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर अगर मानते हैं, ये तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 5 और ये 6 और ये 7, ये हो गया। हाँ ठीक है, अगर इस तरह मानते हैं आपका 6 ये हो गया माइनस लोन पेयर कितने हो गया, 6 माइनस 2/2 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। लेकिन जानते हैं इस पर इस वाले के +1 आता है, कहाँ पे, अच्छा हाँ ये यहाँ पे एक्चुअली हमने डबल बॉन्ड कैरेक्टर मान लिया था ना। 6 माइनस 2 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6/2 6/2 ये 4 हो गया, -3 +1, इस पर क्या चार्ज आएगा, +1 आएगा। देखिए जब इसको सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मानेंगे, 2 ये 2 4 ये 2 6 और ये 2 7, एक बॉन्ड बना। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर कितना मानेंगे, देखिए ये 2 2 4 और ये 2 6 हो गए हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये कर दिया। और ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इस सेंट्रल एटम पर कौन है बताइए, यही तो है ना लोन पेयर, ये लोन पेयर है ना। तो क्या कर दिया, 6 माइनस 2 माइनस 6/2 क्यों होगा, समझ रहे ना, 2 ये 2 4 और ये 2 6 6/2, ये क्या आ गया इस पर, इट मींस इस वाले सेंट्रल ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा बताइए, +1, और यहाँ पर क्या चार्ज आया बताइए 0, और यहाँ पे क्या चार्ज आया बताइए -1। अच्छा बताइए यही रेडियोटिक स्ट्रक्चर जब ये यहाँ हो जाए तो इस पर भी चार्ज -1 हो सकता है ना। जहाँ आप डबल बॉन्ड बना देंगे, इट मींस 2 रेडियोटिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, वो यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव बना लीजिए। एक नाइट्रेट का केस लीजिए, देखिए NO3 माइनस, कैलकुलेट द फार्मल चार्ज ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर ड्रा करिए, सेंट्रल मेटल कौन होगा बताइए, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर, नहीं सब पे निकालना, देखिए नाइट्रोजन पेंटावलेंट बनाता नहीं है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, ये 3 ये हो गए। फिर यहाँ पे वही सिस्टम है, बट ये लोन पेयर को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा।
बताइए सेंटीमीटर नाइट्रोजन में कितना चार्ज होगा? अगर इसको हम फर्स्ट माने, इसे सेकंड मान लें, इसे थर्ड माने, इसे फोर्थ माने। तो माइनस भी तो होगा ना? हाँ माइनस होगा, तो वो माइनस तुम निकालना किस पर आएगा माइनस? किसी एक पर आएगा, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है ना। एटलीस्ट एक -1 तो वहाँ तो आएगा ही आएगा। अगर सपोज दैट लेकिन फर्स्ट में पहले निकालिए नाइट्रोजन में क्या चार्ज आएगा? फर्स्ट के केस में बैलेंस के नाम नाइट्रोजन कंटेन कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा बताइए लोन पेयर इस पर दिख रहा है, लोन पेयर कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। लोन पेयर कितना है बताइए? 2 माइनस कितना? 8 इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? 2 2 4 2 6। नहीं ऐसा नहीं आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मानते हैं ना इसको। जैसे आपने ओजोन में देखा, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर बचा था और यहाँ पे सारा का सारा, अगर इसको इस तरह से दिखा दे, फोर इलेक्ट्रॉन है और इस पर एक अभी बाकी है। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन बताइए यहाँ पे मूव करेगा? स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए? नाइट्रोजन के NO3 पर माइनस बनाए स्ट्रक्चर और डबल बॉन्ड हो, पे माइनस, ये शिफ्टिंग है। तो बताइए इस पर तो डेड श्योर है क्या चार्ज आएगा बताइए? 0 आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। और इस पर क्या चार्ज आ रहा है बताइए? -1 आ रहा है। अच्छा इस पर चार्ज आ रहा है -1, तो इस पर देखिए शिफ्टिंग हो रही है। कभी कभी इस तरफ देख लिया करिए, शिफ्टिंग हो रही है। अपना चार्ज क्या कर रहा है? इसको दे रहा है, इसका चार्ज दे रहा है। डोनर तो क्या चार्ज आएगा बताइए? पॉजिटिव। कैसे डेवलप होगा? यदि नाइट्रोजन बियर्स क्या कैसा चार्ज हो जाएगा बताइए? पॉजिटिव चार्ज। और इस पर जो शिफ्ट होगा, इस पर भी क्या चार्ज आ सकता है बताइए? नेगेटिव। क्या चार्ज आएगा? इधर शिफ्टिंग हो रहा। हमने यहाँ पे -7 बनाया है, तो यहाँ पर भी तो बना सकते हैं -4, है ना। यहाँ पर भी क्या चार्ज आएगा? -1, यहाँ पर 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पर +4। Draw the structure of B3N3H6 CrO5 Al2Cl6 and B2H6। ये सारे के सारे कंपाउंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। B3N3H6 को क्या नाम मिलता है पता है आपको? इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या कहा जाता है इसे? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करिए जरा। इनऑर्गेनिक बेंजीन और कॉमन नेम है बोराजीन। B3N3H6
इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इट मीन बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा? बेंजीन से लगा बना है। बेंजीन कैसे बनता है? अल्टरनेट करके करके बन गया। कैसे बनाया था देखो, डबल बॉन्ड बने के बेटे दोनों पेयर में बनना है। लेकिन कितने काम बनाइए ना उसमें थ्री टू पैक होते हैं। हां बने यार दोनों पेयर जैसे डबल बॉन्ड किस दिखा दिया तो मैंने फोर बॉन्ड में प्लस है ना, तीन बॉन्ड और एक ये से जो बन जाए ये प्लस मतलब है ना, ऐसे सो ये दोनों पेयर से उसी तरह बेंजीन टाइप के डबल बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इसको बना सकते हैं। हाँ ये तो क्रोमियम का बनाता है। हम D3N3SX की बात कर रहे हैं। D3N3SX ये देखिए ऐसे बनाइए बेंजीन टाइप का। बोरान नाइट्रोजन बोरान अल्टरनेट नाइट्रोजन बोरान नाइट्रोजन। बताइए बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं बोरान के। बोरान 5 एटॉमिक नंबर 2 3। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिया, पहला दूसरा तीसरा ये रख दिया, पहला दूसरा तीसरा ये रख दिया। बताइए तीनों बोरान में हमने इलेक्ट्रॉन रख दिए। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5 है ना। अच्छा बताइए इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया? शेयर। इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया? शेयर। देखिए सिंगल सिंगल शेयरिंग तो पहले बना दीजिए रिंग जैसा स्ट्रक्चर। ये देखिए कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, तो रिंग बन गई ना। और अभी हाइड्रोजन 6 लगाने जस्ट लाइक बेंजीन। कैसा लगाना है? बेंजीन की तरह। बताइए हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिया, ये देखिए हाइड्रोजन पे लग गया, D3N3H6 हो गया। लेकिन अभी देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बना बेंजीन जैसा है ना। लेकिन बट ये बेंजीन क्यों नहीं? अभी 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। इस नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होगा, इस पर लोन पेयर होगा, इस पर लोन पेयर होगा। अच्छा बताइए लोन पेयर कभी भी डिलोकलाइज करके 1 और 2 यहाँ पर क्या बना सकते हैं? डबल बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ बताइए एक डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ बन सकता है, एक डबल बॉन्ड एक यहाँ चला गया, यहाँ और यहाँ बन सकता है। जस्ट डबल बॉन्ड। बताइए यहाँ का डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट बाई बॉन्ड बन जाएगा ना लोन पेयर से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ये बेंजीन जैसा है लेकिन ये कंपाउंड ऑर्गेनिक ना होकर के क्या है? इनऑर्गेनिक। देखिए बोरान और नाइट्रोजन है ना, इसीलिए इसे बोराजीन और दिस कंपाउंड से इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या कहा जाता है? अगर कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन में कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर है बताइए? और वो कहाँ पर है? नाइट्रोजन पर। बाकी तो सब बॉन्ड पेयर हो गए ना, बॉन्ड पेयर हो गए ना। एक इनऑर्गेनिक बेंजीन स्ट्रक्चर ये बना। और जितने स्ट्रक्चर हैं सब कंडीशन में बहुत पूछे जाते हैं, सबका बना लीजिए। CrO5 इसे कहते हैं ब्लू कलर का क्रिस्टल है, ब्लू पर क्रोमेट, ब्लू पर क्रोमेट। और ये स्ट्रक्चर कहलाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू पर क्रोमेट। सेंट्रल एटम कौन है? क्रोमियम, क्रोमियम है ना। और ऑक्सीजन को 5 रखना है, 4 2 एक तरफ 2 एक तरफ, एक हेड पे रख दीजिए है ना। और स्ट्रक्चर ड्रा करिए इसका। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Cr ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन
आउटर मोस्ट सेल ऑफ क्रोमियम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्रोमियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने हमने बताया? 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब यहाँ पे आपसे इसने तो मैक्सिमम कोवेलेंसी में बना लिया 6 बॉन्ड। इसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है। लेकिन बताइए इस वाले ऑक्सीजन की बैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 4 6 8 हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना। क्रोमियम ऑक्टेट के एक्सपेंशन करेगा ही करेगा, राइट ना। लेकिन बट ये जो साइड वाले हाइड्रोजन है इनका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो बताइए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भी शेयरिंग करनी पड़ेगी। अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयरिंग करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 देखिए 2 देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा हो गया। यहाँ देखिए आप ये 2 2 4 ये 2 6 ये 2 8 पूरा हो गया। 6 होते हैं ना, 2 ये 2 4 ये 5 और 6 इसके। लेकिन इनको अब भी जरूरत पड़े इसके 60 बांध बनाने की, तब जाके 8 पूरा हो रहा है ना। देखिए ना 2 ये 2 4 ये 2 6 ये 2 8 हो गया। ऐसे सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी। बताइए मतलब कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? बटरफ्लाई जैसा, इस तरह तितली देखा होगा आपने उड़ते ना, उसी टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है ना। इसीलिए इसको, और ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, ब्लू कलर। और कहते हैं इसमें कितने पेरोक्साइड बॉन्ड हैं? 2 पेरोक्साइड बॉन्ड। कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है? पेरोक्साइड बॉन्ड से कहते हैं व्हेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्ट टू ईच अदर ना। यहाँ देखिए इधर से, और इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जब स्टूडेंट निकालते हैं तो इस पर -1 -1 -1 -1 -2 +6 आती है। क्या आनी चाहिए इस पे? +6। अदरवाइज ऐसे निकाल लोगे ना, तो जैसे x मान कर x × 2 × 5 तो बताइए इस पर 0 तो x इस पर +10 आ जाएगा। +10 किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की आती नहीं, मैक्सिमम +8 तक जाती है, वो भी ऑस्मियम की जाती है। किसकी जाती है? ऑस्मियम। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो बताइए जब किसी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा होने लगे तो निश्चित जान लेना चाहिए उसमें कंटेन पेरोक्साइड बॉन्ड। उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? पेरोक्साइड। तभी बैलेंसी उसकी घट जाएगी और वो ऑक्सीडेशन नंबर उसके हाईएस्ट ग्रुप नंबर के इक्वल आ जाएगी। जैसे अभी ये पहले इतना पूरा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है बताइए? ब्लू परक्लोराइड ना। और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, और इसको कहते हैं ब्रिज स्ट्रक्चर। ये पीसेस में भी कई बार पूछा है, इसमें कितने कौन से बॉन्ड हैं? ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। देखिएगा यहाँ पे डबल एल्युमिनियम है। बताइए एल्युमिनियम और क्लोरीन में कौन सा एटम बनेगा? एल्युमिनियम, है ना। बताइए क्योंकि देखिए इसका नंबर ऑफ एटम ही कम है, कंडीशन हमने आपको बताई थी ना। यहाँ देखिए डबल क्लोरीन यहाँ रख दिया, डबल क्लोरीन यहाँ रख दिया, और बिल्कुल 2 मिड में रखना पड़ेगा, तब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक बराबर शेयरिंग होती है ना। तो बताइए अच्छा एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 2 8 3, राइट ना। अच्छा इसके भी वही कंडीशन है। ये देखिए सेंट्रल एटम पे हमने रख दिया इलेक्ट्रॉन। बताइए क्लोरीन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए 7 होते हैं। तो एक इससे शेयर कर गया, एक इससे शेयर कर गया,
बताइए इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, 7 था, एक एल्यूमिनियम से ले लिया 8 हो गया, राइट। अच्छा बताइए यहाँ भी वही कंडीशन आएगी, बताइए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि ये दो अलग अलग फ्रेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब ये जुड़े कैसे, इसीलिए जब भी रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्म लिखते हैं AlCl3, है ना। लेकिन जब ये बनता है तो डाइमर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर वेट ये आता है, स्टे कार्टिंग आता है इसका। लेकिन जब रिएक्शन में सिंपली लिखते हैं, क्या लिखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद दिस, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या लिखते हैं, AlCl3 ना। और देखिएगा कैसे ब्रेक हो रहा है, आप देखिए कैपेसिटी दोनों की खत्म, एल्युमिनियम में सेंट्रल मेटल थे जितना उतना इंगेज हो चुका है लगता है ना, लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं।